नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम लेकर आए हैं यूपी पेट एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। प्रश्न संख्या 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था या कौन बना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था और यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना था। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, न्यायिक सुधारों का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को न्यायिक सुधारों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की नीति किसने शुरू की थी? तो आपको बताना है सहायक संधि की जो नीति थी वह किसने शुरू की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि को शुरू किया गया था और यह शुरू किया गया था 1798 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है। इससे पहले सहायक संधि को भारत में 1740 ईस्वी में डुप्लेसी के द्वारा यानी डुप्ले के द्वारा, याद रखेंगे आप, डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसके द्वारा शुरू किया गया था। बड़े स्केल पर इसे लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही शुरू की गई नीति माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया गया था और यह 1848 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो समय आपको याद रखना है, 1848 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 5, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था और यह 4 दिसंबर, डेट याद रखेंगे, 4 दिसंबर 1829 को किया गया था। और यह 4 दिसंबर 1829 के रेगुलेशन की धारा, आप लोग धारा याद रखेंगे, धारा 17 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था। 17 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था और यह राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के चलते किया गया था। प्रश्न संख्या 6, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना H.O. ह्यूम नामक अंग्रेज अफसर ने की थी, यानी अंग्रेज अधिकारी ने की थी। तो आप नाम याद रखेंगे, ह्यूम। किसके शासन काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो नाम याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी और यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर, याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को किया गया था और यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911। तो डेट याद रखेंगे, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था और यह लागू किया गया था 1905 में। आगे चलते हैं।
होम रूल लीग आंदोलन किससे संबंधित था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होम रूल लीग आंदोलन किससे संबंधित था? यह संबंधित था तिलक और एनी बेसेंट से। होम रूल लीग आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट से संबंधित था। बात करेंगे तिलक की, तो तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन अप्रैल 1916 में कर्नाटक के बेलगांव में स्थापित किया गया था। कर्नाटक के बेलगांव में। बात करेंगे एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने इसे सितंबर, याद रखेंगे सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास में स्थापित किया था। अड्यार मद्रास। तो याद रखेंगे तिलक ने अप्रैल 1916 बेलगाम में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करी थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अड्यार यानी मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, तो सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च, डेट याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे यहीं पर, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, समय याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। डेट याद रखेंगे 1919। और इस दिन कौन सा दिन था? तो यह दिन था बच्चा बैसाखी का। याद रखेंगे बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर करी थी। और कब की थी? तो डेट याद रखेंगे 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में और यह भारत आया था 1928 में। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ था 1929 का, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 16, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही की बात करेंगे, सेकंड सत्याग्रही की, तो नाम याद रखेंगे पंडित JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धू और कान्हू ने। सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और यह विद्रोह 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे 1855। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उलगुलान आंदोलन किस जनजातीय नेता से संबंधित है? उलगुलान आंदोलन किस जनजातीय नेता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और यह विद्रोह दिसंबर, याद रखेंगे, यह विद्रोह दिसंबर 1899 से 1900 के बीच हुआ था। तो समय सीमा आपको याद रखनी है, दिसंबर 1899 से 1900 के बीच में यह आंदोलन आयोजित हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल। नील विद्रोह बंगाल क्षेत्र में हुआ था और यह मार्च 1859 में हुआ था। तो याद रखेंगे मार्च 1859। किसके द्वारा यह किया गया था, यानी नील विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो नाम याद रखेंगे, दिगंबर बिश्वास। दो भाई थे, एक थे दिगंबर विश्वास और दूसरे थे विष्णु विश्वास। नाम याद रखेंगे, दिगंबर और विष्णु विश्वास। इनके द्वारा नील आंदोलन को लीड किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तेलभागा आंदोलन किससे संबंधित था? तेलभागा आंदोलन किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था किसानों से, यानी बटाईदार किसानों से। तेलभागा आंदोलन 1946 में आयोजित हुआ था, यानी यह विद्रोह 1946 में हुआ था, जिसका नेतृत्व कंपराम सिंह के द्वारा किया गया था। नाम याद रखेंगे, कंपराम सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और यह नेतृत्व 1928 ईस्वी में किया था इन्होंने। तो याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी और यह कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और यह खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदीवाड़ा। लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे यहाँ पर विशाल स्नानागार की। तो विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल में पाया गया था? तो यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। तो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। अन्नागार की बात करेंगे तो यह अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड की बात करेंगे तो ये दो स्थलों से प्राप्त हुआ था, एक तो याद रखेंगे कालीबंगा, एक याद रखेंगे कालीबंगा और दूसरा याद रखेंगे आप लोग लोथल। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जुते हुए खेत के प्रमाण। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, इसलिए कालीबंगा फेमस है। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप लोग बताएंगे कब हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। प्रश्न संख्या 30, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है, इंपॉर्टेंट अभिलेख है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रश्न संख्या 32, फाहियान भारत किस गुप्त शासक के समय आया था? यानी आपको बताना है फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल में आया था, यानी भारत की यात्रा करी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और यह चीनी यात्री था। प्रश्न संख्या 33, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 34, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। प्रश्न संख्या 35, ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। याद करने के लिए आप लोग याद रखेंगे एच से ह्वेनसांग और एच से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था वह भारत भ्रमण के लिए भारत आया हुआ था। फाहियान की बात करेंगे तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? यानी आपको बताना है जो राष्ट्रकूट राजाएं हुए उनकी राजधानी क्या थी? तो प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मान्यखेत। प्रश्न संख्या 37, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है जो पल्लव शासक हुए हैं उनकी राजधानी कहाँ थी? तो प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांची। कांची पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी, तो आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 39, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? यानी आपको बताना है जो चोल शासक हुए हैं यानी चोलों की राजधानी क्या रही है? तो प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन ए, तंजावुर। तंजावुर चोलों की राजधानी रही है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 40, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। बाद में इसे इल्तुतमिश और आगे के शासकों के द्वारा इसे पूर्ण करवाया गया था। प्रश्न संख्या 41, टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकन मुद्रा चलवाई गई थी। प्रश्न संख्या 42, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सैन्य विभाग। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर किससे संबंधित था? सदर उर्स सद्दूर किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धार्मिक एवं दान विभाग से। प्रश्न संख्या 44, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के द्वारा अवध के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे अपना सम्राट घोषित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में विद्रोहियों के द्वारा अपना सम्राट घोषित किया गया था। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था और यह मराठी भाषा का समाचार पत्र था। तो आपको याद रखना है केसरी मराठी भाषा का समाचार पत्र था। प्रश्न संख्या 47, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी। तो याद रखेंगे मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र थे। तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 49, यंग इंडिया पत्रिका किससे संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 50, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ली गई है। प्रश्न संख्या 52, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। याद रखेंगे मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है। प्रश्न संख्या 53, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं, जिसे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 55, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। भाग 2 की बात करेंगे तो यह भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 की बात करेंगे तो यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य। संविधान का भाग 4 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और भाग 4A की बात करेंगे तो ये डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो आपको बताना है संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है, यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 4। एक सेकेंड, भाग 4 में डीपीएसपी की व्यवस्था करी गई है, तो आप लोग इसे करेक्ट करेंगे। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 ए में बात करेंगे तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करी गई है। मौलिक कर्तव्य। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या किस भाग में है? तो आपको बताना है संविधान के किस भाग से संबंधित है मौलिक कर्तव्य। तो यह संबंधित है भाग 4 ए। याद रखेंगे, भाग 4 ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 60, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 61, राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 62, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। प्रश्न संख्या 63, राज्यपाल का समान कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 64, मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किस सदन का सदस्य हो सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन का वह सदस्य हो सकता है। प्रश्न संख्या 65, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता हाई कोर्ट, और यह 1861 में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 67, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैनबरा। याद रखेंगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी शहर है वह है कैनबरा। प्रश्न संख्या 68, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजीलिया। प्रश्न संख्या 69, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है आपको बताना है वह क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वॉन। वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। प्रश्न संख्या 70, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है आपको बताना है वह कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। प्रश्न संख्या 72, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 73, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 74, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय
कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। याद रखेंगे, रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। मधुबनी पेंटिंग मिथिला के लिए फेमस है, यानी मिथिला मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है और यह बिहार राज्य में स्थित है। भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है भील जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है मुख्य रूप से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो आपको बताना है स्वेज नहर किन दो जल निकायों को यानी दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को। प्रश्न संख्या 80, बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस और अमेरिका। बेरिंग जलडमरू मध्य रूस और अमेरिका को अलग करता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैकाल झील। याद रखेंगे, बैकाल माने काल और काल सबसे गहरी झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजल जलप्रपात। प्रश्न संख्या 83, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 84, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि। प्रश्न संख्या 85, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो बच्चा यह आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। याद रखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चा एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब होगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 88, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। प्रश्न संख्या 89, पीली क्रांति जिसे पीत क्रांति भी कहते हैं किससे संबंधित है? पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिलहन उत्पादन। पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। प्रश्न संख्या 90, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र की जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल जनसंख्या से। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जब विभाजित करते हैं तो यह प्रति व्यक्ति आय निकलकर आता है। प्रश्न संख्या 92, मुद्रास्फीति का समान अर्थ क्या है?
मुद्रास्फीति का जो सामान्य अर्थ होता है वह क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि। सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स के द्वारा द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक की रचना करी गई है। जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप मानेंगे नहीं, एक प्रश्न दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 94, दास कैपिटल के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना करी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है आवास उपलब्ध कराना। इसके दो चरण चलते हैं, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बच्चा यह हर किसी को पता होगा, यह स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित योजना है और यह कब शुरू हुई थी तो आपको बताना है। यह कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018। डेट याद रखेंगे, 23 सितंबर 2018। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गांधी जी की जयंती पर शुरू किया गया था और यह 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो ये रहे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो वीडियो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।